हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज 17 सितंबर 2022 है। वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस सीरीज बाय क्यूरियसली एजुकेशन ऑफिशियल चैनल ऑफ प्रशांत मावानी। दोस्तों आज हमारे टेबल पर हैं चार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सेकेंड वेव के साथ जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट आया, ऑफ कोर्स पेंडेमिक की बात हो रही है, कोविड-19 सेकेंड वेव का एक रिपोर्ट आया है। फिर हिंदी दिवस के बारे में हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की काफ़ी तारीफ हो रही है चाइना में। चाइनीज़ पब्लिक इज़ इम्प्रेस्ड बाय इंडिया, लेकिन क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। अनलॉकिंग वास्ट पोटेंशियल, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कल जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया उससे पहले मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ है, इसके बारे में आप सोचिए, राइट। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एजुकेशनल गैस किया और मुझे बहुत आनंद हुआ आपकी कमेंट्स पढ़कर कि आप सभी के अंदर, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के अंदर एक क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल जो है वो डेवलप हो रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो रही है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, खास करके अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, राइट। और आजकल क्या है कि यूपीएससी के आधार पर बहुत सारी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स जो हैं, उन्होंने भी अपना कोर्स जो है वो यूपीएससी टाइप ही बनाया है। आप कह सकते हैं कि यूपीएससी का एक शैडो कोर्स स्टेट पीएससीज जो हैं, बहुत सारी, सभी नहीं लेकिन बहुत सारी स्टेट पीएससीज जो हैं वो फॉलो करती हैं। तो यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है दोस्तों, उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ होता है कि ये एग्ज़ाम जो हैं ये आपकी रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नापने की एग्ज़ाम नहीं है। ये तो आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक जनरल अवेयरनेस के जो अलग अलग विषय हैं, उन विषय पर एक एजुकेटेड व्यक्ति जो हैं उसकी पकड़ जितनी होनी चाहिए उतनी पकड़ की ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक हवा फैला दी है, एक अफवाह फैला दी है कि आपका दिमाग जो है उसका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा होना चाहिए तभी आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये इतना प्रोग्रामिंग किया गया है कि आप सोच नहीं सकते। जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ और इन सारे स्टूडेंट्स को मैं फ़ेस टू फेस मिला हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन, राइट, ऑफलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जो भी मुलाकातें हुई हैं, तो जब वो कहते हैं कि मैं लेट्स से किसी एक्स वाई जेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं उनको कहता हूँ कि क्यों ना आप स्टेट लेवल या फिर यूपीएससी लेवल की तैयारी करें, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं सर, वो तो हमारे बस की बात ही नहीं है। अगर आप एक्चुअली देखें ना दोस्तों, तो जो क्लास 3 लेवल की एग्ज़ामिनेशन होती हैं, तो उन एग्ज़ामिनेशन में कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसकी तैयारी करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू यूपीएससी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि बहुत सारी क्लास 3 एग्ज़ामिनेशन जो होती है, क्लास 3 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ामिनेशन होती हैं, उनमें आज भी रट्टा मारो स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखना पड़ता है। अब हमारा दिमाग जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए उतना अच्छा डिज़ाइन नहीं हुआ है कंपेयर टू अगर आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो वो चीज़ जो है वो हमेशा आपको याद रहती है। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, आप इसके बारे में खुद सोचिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ या फिर कोई भी आपको कहे कि आप 5 मंजिला इमारत जो हैं उसकी छत पर चले जाइए, उसकी टेरेस पर चले जाइए और वहाँ से कूदिए, तो क्या आप कूदेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। आपको पता है कि आप कूदेंगे तो मौत भी हो सकती है, और अगर ज़िंदा बच गए तो बहुत ही दुखद जीवन हो जाएगा। बहुत सारे आपके शरीर में क्रैक्स आ जाएंगे, बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम क्या कूदने के बाद सीखते हैं कि एक बार सब अपने जीवन में कूदते हैं और फिर नहीं, ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता चल जाता है। दूसरे लोगों के साथ जो हुआ है उससे भी हम सीखते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉलेज, दैट इज़ ए नॉलेज गेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। तो एक बार चीज़ हम समझ लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ जो है वो हम, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि वो गलती हम करें। तो दिस इज़ द डिफरेंस। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं बहुत ही ब्रीफली आपको, एक आज सैटरडे हैं और आज हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त भी है, तो मैंने सोचा कि प्रिपरेशन के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें की जाए। उसके बाद
ये आर्टिकल एनालिसिस और ये सारी चीज़ें तो हम हर रोज़ करते ही हैं, इज़न्ट इट? तो दिस इज़ द थिंग। तो यूपीएससी में जो जोर दिया गया है चीज़ों का, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। आप एक बार चीज़ों को समझ लें और उसके बाद अपना खुद का क्रिटिकल एनालिसिस, जो हर किसी व्यक्ति के अंदर ये स्किल हैं। ये कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आप किसी दुकान पर जाएंगे और वो आपके दिमाग में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस से, थोड़ा अगर धैर्य रखे, राइट, और थोड़ी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ये क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने कोई एनसीईआरटी में कोई चैप्टर पढ़ा, लेट्स से खेती पर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, राइट, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और फिर आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें किसानों की इनकम जो है उसको डबल करने की बात बताई गई है। तो जब आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा का मतलब ये नहीं है कि आपने वो फिनिश कर दिया। फिनिश करना और अच्छी तरीके से पढ़ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप एक ही फार्म या फिर खेतीबाड़ी का चैप्टर जो है उसको 2 दिन भी दे सकते हैं, राइट। आप सोचेंगे 2 दिन, सिर्फ 5-6 पेजेस हैं और उसके लिए 2 दिन, हाँ 2 दिन। आप सोचिए, एक एक लाइन, 1-2 लाइन पढ़िए, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चंस पढ़े, फिर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, फिर आपने कोई आर्टिकल पढ़ा था तो उसके साथ जो चीज़ें आपने पढ़ी उसको इसके साथ रिलेट करने की कोशिश की, फिर उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने नोट डाउन की। ये अलग अलग स्टाइल हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि यही स्टाइल आप फॉलो कीजिए, आपको खुद अपनी स्टाइल निकालनी है। आपको देखना है कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, आपको कौन सा तरीका जो है वो बेस्ट आपके लिए है। लेकिन इस लेवल पर अगर डीप थिंकिंग से आप चीज़ों को पढ़ें तो आपको भले ही लगे कि चीज़ें जो हैं वो स्लो स्पीड में जा रही हैं, लेकिन जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो इतनी रॉक सॉलिड कर रहे हैं, राइट, कि अब वो आपने वो चीज़ समझ ली, राइट। अब एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा और सारे जो आंकड़े हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे, एंड देन यू आर डन। तो और फिर ये एवर ग्रोइंग है। आपने कोई और एक फार्म का आर्टिकल पढ़ा, फिर जो बेसिक चीज़ें आपको पता है उसके साथ इसको रिलेट किया, तो ये होता ही रहेगा और ज़्यादा आपकी स्किल्स जो हैं वो बढ़ती ही जाएगी। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप सोचिए इसके बारे में। बैकग्राउंड में आपको सोचना है, राइट, कि कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर हम खेती बाड़ी की ही बात करें, फार्मर्स की बात करें, राइट, तो कौन सी ऐसी चीज़ हैं इसी फार्मर या फिर एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है जिसके ऊपर अगर जोर दिया जाए तो किसानों की इनकम जो है वो हम डबल कर सके ना कर सके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन किसानों को एक रेगुलर इनकम जो है वो मिलती रहेगी। कौन सी ऐसी चीज़ है, सोचिए इसके बारे में। यू कैन स्टिक योर जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि ये अनलॉकिंग द पोटेंशियल आर्टिकल जो है वो क्या कह रहा है। फेटल सेकंड वेव एरर्स, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ जो है इसका एक रिपोर्ट आया है। बाय द वे ये टॉपिक जो है वो आपके जनरल स्टडीज़ 4, यस, जनरल स्टडीज़ 4 में ख़ास करके वर्क कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं, और जनरल स्टडीज़ 3 में अगर देखा जाए तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। ये दोनों एंगल से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ जो है इसने ये कहा है कि जो सेकेंड वेव लास्ट ईयर कोविड-19 पेंडेमिक की जो लास्ट ईयर सेकेंड वेव आई थी, तो इसमें जो नेशनल रिस्पॉन्स रहा है ये बॉच्ड रहा। बॉच्ड यानी कि लापरवाही से काम करना। जो नेशनल रिस्पॉन्स हमारा रहा वो लापरवाही वाला रहा। जो समय, जो एनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे राज्यों ने खर्च की, उसमें यही चीज़ नज़र आई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ कह रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों से ऐसे फेंक देना, किसी और पर बोझ डाल देना, और जो फेलियर्स हुए हैं उनके बारे में डिनाई करना कि नहीं नहीं हमारे फेलियर्स नहीं हुए हैं। अगर आप किसी को कहो कि ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से नहीं की और वो व्यक्ति फिर बहाने निकालने लगे कि नहीं नहीं ऐसा हुआ था, ये था, इसकी वजह से ये हुआ, एक्सेट्रा, तो एंड ऑफ द डे क्या है कि आपका जो वर्क कल्चर है, अगेन GS 4 का जो टॉपिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकारी जो एक हमारी सिस्टम है उसका जो वर्क कल्चर है वो आज भी रोबस्ट नहीं है।
क्यों ना हम हमारी सरकारी सिस्टम का कंपैरिजन अमेरिका से करें, यूके से करें, स्वीडन से करें, स्विट्ज़रलैंड से करें, व्हाई नॉट, राइट? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं? आई एम नॉट सेइंग कि उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट कर दें, नो, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाया नहीं, और फेलियर्स जो हुए हैं इन सारे फेलियर्स को एक्सेप्ट भी नहीं किया, डिनाई किया कि नहीं नहीं फेलियर तो हुआ ही नहीं है। अनप्रिपेयर्ड हेल्थ केयर सिस्टम। फर्स्ट वेव जब आई उस टाइम पर कितने सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे, कितनी सारी डिस्कशन चल रही थी, पूरे देश में चल रही थी कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसकी सिचुएशन कितनी ख़राब है। और लॉकडाउन तो हमने कर दिया, चलो उस पहले कोविड लॉकडाउन के समय पर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक अननोन टेरिटरी में कोविड-19 हमें ले गया, हमें यानी कि पूरी दुनिया को ले गया। पता नहीं था कि इसको हैंडल हम कैसे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दुनिया का पहला पेंडेमिक है। इससे पहले भी जो एक स्पेनिश फ्लू आया था समवेयर अराउंड 1917 1918, राइट, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, 1917-18 के समय में जब वो स्पेनिश फ्लू आया था और उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, तो ये सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनमें इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है, और दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कर रहे हैं उसके बारे में क्या हमने कोई अलग से स्टडी की? You'll be surprised to know, I think it was in 2014 या फिर 2015 की बात है, जब उस समय पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, आई थिंक टिल 2014 में ही ऐसा किया गया। बट लेट मी टेल यू, राइट, ओबामा साहब जो हैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने यानी कि उनकी टीम जो है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि इस प्रकार के पैंडेमिक जो हैं वो आ सकते हैं। यूल बी सरप्राइज टू नो कि जब फर्स्ट कोविड वेव आया उसके कुछ महीनों पहले ही बिल गेट्स की एक बिल गेट्स और बिल गेट्स की टीम ने और उनके साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम, एक प्रकार की समिट, एक सिंपोजियम जो है वो अरेंज किया था, और बहुत सारे दुनिया के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, और उसमें अगर पेंडेमिक आएगा तो किस प्रकार का होगा, कैसे ये स्प्रेड होगा, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दिया गया था। और अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों के बाद ही ये कोविड-19 की शुरुआत हो गई। तो उन चीज़ों से हमने क्या सीखा? क्या इस प्रकार के प्रश्न कोई उठा रहा है? द आंसर इज़ नो। इस प्रकार की चीज़ों पर डिस्कशन हो रही है? नॉट श्योर। कोई डेटा ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमारे सामने ही नहीं आ रही कि पता चले कि इन सारे अलग अलग जो रेड फ्लैग्स ओबामा के द्वारा या फिर बिल गेट्स की टीम के द्वारा रेज किए गए थे, तो उनके ऊपर हमने क्या किया है। एंड वी नो कि कैसे पेशेंट्स और उनके फैमिलीज़ जो हैं उनको किस प्रकार का एक किस प्रकार की पीड़ा जो है वो सहन करनी पड़ी। शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि उसी समय में सेकेंड वेव के टाइम पर मैंने एक दिन जो है, मीन्स आई एम नॉट श्योर मैंने आपके साथ शेयर किया था या नहीं, लेकिन उस टाइम पर जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था तो वहाँ की टीम के साथ मैंने शेयर किया था कि देखिए मैं ये इतने घंटों तक सुबह अवेलेबल नहीं हूँ। द रीज़न इज़ के रेमडेसिविर जो उस टाइम पर बहुत ही डिमांड में था, तो उसके 2 इंजेक्शंस जो हैं वो कहीं से हमें मिले थे। तो मेरा एक फ्रेंड जो है वो 200 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आया, और मैं मैं कुछ 100 किलोमीटर्स गया उसको लेने के लिए, और फिर वापस और 100 किलोमीटर्स मीन्स तो मैंने भी इतना ट्रैवल किया सिर्फ 2 ये रेमडेसिविर जो हैं उसको एक फ्रेंड के फादर के लिए पहुंचाने में। दिस इज़ अ रियल थिंग। मैं सेकेंड वेव में कहीं पर बाहर नहीं निकला था, ये एक ही दिन था। व्हेन आई वेंट आउट, आई टुक माई कार आउट, मैं गाड़ी लेकर गया और ये लेकर वहाँ पर पहुँचा कर फिर वापस घर आ गया। तो ऐसे तो कितने सारे हम सब के परिवार के लोग और फ़ोन पर भी किसी ना किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, कोई पैसों से, कोई अपने कनेक्शन से, तो हर कोई अपने आप ही ज़्यादातर जो है वो डील करा। आई एम नॉट सेइंग कि सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, राइट, लेकिन हम अनप्रिपेयर्ड थे, इसकी वजह से हमारी सिचुएशन जो है हमारे देश की ये हो गई।
Findings should spur concerted efforts. Find out what went wrong and fix responsibility. और डीरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी अगर हुई है तो किन किन लोगों ने ये किया है. अगेन वर्क कल्चर के साथ जुड़ी हुई बात है कि अगर जो भी लोग हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से नहीं की तो क्यों नहीं की, राइट? कहाँ पर हम गलत हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना पड़ेगा. हमें ये देखना पड़ेगा, ये एक कॉन्सर्टेड एफर्ट, यानी कि प्रॉपर तरीके से हमें इस चीज़ पर जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है किसी मर्डर के बाद, वैसे ही एक ग्रांड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या क्या गलती भारत ने की. अगर कोई स्पेस क्राफ्ट जो हैं उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, या फिर कोई एयरक्राफ्ट जो हैं वो कोई हवाई जहाज़ जो हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कैसे पूरी फाइंडिंग होती है, वैसे ही भले ही एक्सीडेंट हो गया, चलो उसको हम नहीं रोक पाए, सेकेंड वेव हो गई, उसको हम नहीं रोक पाए फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन अब इसमें से हम अगर चीज़ों को सीखेंगे तो हम हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे. क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में ऐसे पैंडमिक जो हैं वो अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने आते रहेंगे. तो उस समय पर एक एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है. इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स जो हैं उसको सेट करना पड़ेगा. सारी चीज़ें जो हैं वो अभी से ही हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ जो एक वॉल के तौर पर काम करते हैं, एक दीवार के तौर पर काम करते हैं, जो दूसरे ऐसे जो स्पीसीज़ हैं उनको ह्यूमन चेन में आने से रोकते हैं. बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ जो हैं वो मर रहे हैं. तो इस प्रकार के वायरस जो हैं वो अब धीरे धीरे हमारी फूड चेन में आ चुके हैं, हमारे शरीर को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें अब आने लगी हैं. सी मंकी पॉक्स, राइट, कैसे स्प्रेड, इतने सालों तक डोरमेंट था एक ही रीजन में, अब कितने देशों में फैल चुका है. तो बहुत सारी जानें जो हैं वो हम बचा सकते थे. कंटेनमेंट स्ट्रेटजी जो हैं उनको अगर राइट समय पर अगर हमने इम्प्लीमेंट किया होता तो. और मैस गैदरिंग्स भी हो रही थी. जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस थे, तो वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो गए थे. पॉलिटिकल रैलीज़ हो रही थी. बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पर ऐसे मास गैदरिंग्स होने लगे थे. और कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आने लगे थे कि हमने कोविड-19 पर विजयता प्राप्त कर ली है, राइट? और फिर क्या हुआ, सेकेंड वेव आ गई. एक्सेप्टिंग ह्यूमन फेलिंग्स, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग बेटर प्रैक्टिसेस, दिस इज़ द थिंग कि अगर कहीं पर हमारी गलतियां हुई है तो इसको एक्सेप्ट करना. इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको बेस्ट बनाना. डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे हम अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर कर सकें. और ये रिपोर्ट जो है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हेल्थ केयर इमरजेंसी के लिए जो भी मैंडेटरी प्रोविजंस है, जो भी हम कहते हैं ना SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको आज से ही हमें तय करना पड़ेगा. वरना आने वाले भविष्य में, ये डराने की बात नहीं, ये हकीकत बात है, ऐसी चीज़ें जो है वो होती रहे. हिंदी इन दक्षिण भारत. जनरल स्टडीज़ 1 सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी, GS1 और GS2, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी जुड़ा हुआ ये एक विषय है. दोस्तों, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है. ये वो दिन था जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया. ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट, नेशनल लैंग्वेज नहीं है. पे अटेंशन हियर, नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पर. तो हिंदी जो है वो 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. और इंडिपेंडेंस के टाइम पर यह तय किया गया था कि आने वाले 15 सालों के लिए, 1947 से 15 सालों तक, हिंदी और इंग्लिश जो हैं इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. उसके बाद 1963 में ऐसी कोशिश की गई कि हिंदी जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, सिर्फ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाई जाए. आफ्टर दैट एफर्ट्स वर मेड टू मेक हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू एन एक्ट ऑफ 1963.
और साउथ के बहुत सारे राज्यों ने इसका विरोध किया। अन्नादुराई जो डीएमके के थे तो उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया और उस समय पर विरोध इतना हो गया कि उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब, जो खुद हिंदी में इतने माहिर नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार ने कहा था कि उनकी सरकार ही ये एक्ट लेकर आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये प्रॉमिस किया कि इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रहेगा एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। एंटी हिंदी इम्पोजिशन प्रोटेस्ट जो हैं वो तमिलनाडु में स्टार्ट हो गया है और चिन्नासामी तिरुचि के जो हैं वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जो इस इम्पोजिशन के खिलाफ उन्होंने आत्मदहन किया, अपने आप को जला दिया, इमोलेट किया। और उसके बाद अलग अलग जगहों पर ऐसे सेल्फ इमोलेशन के केस जो हैं वो हमें देखने को मिले, रायोट्स हुए और लगभग 70 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि एक लैंग्वेज के लिए इतना सारा क्यों बवाल। मीन्स इट्स लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है ना वो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट है, हम सबकी आइडेंटिटी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल गुजराती जो है वो मेरी मदर टंग है, तो आई विल ऑलवेज बी गुजराती, राइट। ये क्योंकि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ, माई फैमिली इज़ फ्रॉम गुजरात, राइट, वी आर गुजराती। और खाने पीने से लेकर सारी चीज़ें जो हैं वो यू से कि ये एक इट्स इन माई ब्लड, आई वुड से। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट एन इंडियन, लेकिन गुजराती जो है वो मेरी मदर टंग है। अब कोई आकर ऐसा कहे कि आपको गुजराती आप नहीं बोल सकते, आपको हिंदी ही बोलनी पड़ेगी या फिर अंग्रेज़ी ही बोलनी पड़ेगी या फिर आपको बंगाली या फिर पंजाबी ऐसी कोई लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी, तो इट्स नॉट जस्ट कि वो मुझे कोई लैंग्वेज, वो धीरे धीरे पूरा मेरा कल्चर जो है वो कल्चर ख़त्म हो जाएगा, राइट। मेरे कल्चर में जो भी अच्छी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि कोई और मुझे टेक ओवर करने की बात कर रहा है। दिस इज़ जस्ट ए एग्जाम्पल, राइट, मैं आपको समझा रहा हूँ। और अब देखिए हमारे देश में जो अलग अलग राज्यों के बंटवारे हुए, स्टार्टिंग जो हुई वो भी लैंग्वेज के आधार पर हुई। श्रीलंका में जो LTTE हैं वो ग्रुप का जन्म क्यों हुआ? लैंग्वेज पर। उनको तमिल लैंग्वेज बोलने से मना कर रहे थे वहाँ की सरकार, और फिर वहाँ से फिर पूरी ये चीज़, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो कॉलोनियल पावर्स थे वो जब हमारे या फिर दूसरे देशों में गए तो वहाँ पर उन्होंने यही चीज़ करने की कोशिश की कि नहीं आप अंग्रेज़ी बोलिए, पुर्तगीज़ बोलिए, आप स्पेनिश बोलिए। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो हैं, हमारा जो पूरा कल्चर है, कल्चर का पार्ट है लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें सुपीरियर है कंपेयर टू यू। तो ये सारी चीज़ें, अभी देश आज़ाद हुआ है आप सोचिए, और लोगों के अंदर वो मीन्स कितनी और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, और ऊपर से ये सारी चीज़ें आएगी तो लोग तो जो हैं वो इसका विरोध करेंगे ही। तो यही चीज़ जो है वो हुई, और फाइनली जो नेहरू साहब के बाद हमारे LB शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने फाइनली ये कहा कि अंग्रेज़ी जो हैं वो यूनियन स्टेट कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट यानी कि दो राज्यों के बीच में, और यूनियन स्टेट कम्युनिकेशन में अंग्रेज़ी जो है उसका इस्तेमाल होगा ही, राइट। वो कंटिन्यूएशन में ही रहेगी, उसके लिए हिंदी जो है वो ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह से सारी चीज़ें जो है वो शांत हो गई। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम पंडित नेहरू जी, राइट। वो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी मीन्स चलो अब गलती निकालने बैठो तो मेरे में भी 50 गलतियाँ निकलेगी, तो जो भी उनकी गलतियां हैं, ही वॉज ए ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो जो भी उनकी गलतियां हैं वो सारी चीज़ें आज के ज़माने में वो गलतियां थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब ने भी की हैं उनके समय में, राइट। बट एनीवे, यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सदर्न स्टेट्स जो हैं उन्होंने सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ये कहा है कि आपने हिंदी इम्पोज करने की कोशिश की है साउथ इंडिया पर। कोई एक सरकार की बात नहीं है, सक्सेसिव गवर्नमेंट, सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ये कहा है कि आप हिंदी को और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें एक्सेट्रा। और ये हिंदी दिवस जो था, तो इस पर JDS के जो लीडर हैं HD कुमारस्वामी, उन्होंने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई साहब को पत्र लिखा और कहा कि हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन जो है वो कर्नाटका में नहीं होना चाहिए, इट विल बी इनजस्टिस, क्योंकि कर्नाटका को हिंदी के साथ कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटका की जो भाषा है उसका आप सेलिब्रेशन करें। अब जो भाषा हमारे राज्य में बोली नहीं जाती हैं तो उसका सेलिब्रेशन जो है वो राज्य क्यों करें। तो ये उनकी एक उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई? कुछ समय पहले
अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज एन अल्टरनेटिव टू इंग्लिश। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट की वजह से फिर से ये नई जो पूरी हिस्ट्री हमने देखी ना कि कहाँ से ये चीज़ों की शुरुआत हुई, अब फिर से ये चीज़ जो है वो डिबेट में आ चुकी है, टॉक ऑफ द टाउन हो चुकी है। और ट्विटर में तो एक अजय देवगन वर्सेस जो किचा सुदीप है, तो उनके बीच में एक ट्विटर वॉर हमें देखने को मिला, आर्ग्यूमेंट देखने को मिली। अजय देवगन वॉज ऑफ कोर्स प्रमोटिंग हिंदी एंड किचा सुदीप जो है वो साउथ इंडिया की लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे। तो ये चीज़ जो है वो, तो हमारी जो डाइवर्सिटी है हमारे देश के बारे में, जब भी हम खासियतों की बात करते थे, वी टॉक अबाउट, बहुत ही गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं ये वो, लेकिन फिर कोई एक लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाने की क्यों बात आ रही है? और क्या यहाँ पर हिंदी जो है, मीन्स हिंदी जो है वो एक बिग इमोशनल इश्यू रहा है साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए? तो यहाँ पर क्या कोई पार्टी, लेट्स से बीजेपी जो है, तो बीजेपी क्या नेशनल लैंग्वेज के बारे में बीजेपी ये कह रही है कि एक नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी तो इससे हमारा देश यूनाइट हो जाएगा? ऐसा थोड़ी है। हमारा नेशनल फ्लैग है, तो फ्लैग से भी देश यूनाइट हो गया है, राइट? फ्लैग जो है वो पूरे देश में है, राइट? आप लक्षद्वीप चले जाइए, अंडमान निकोबार चले जाइए, फ्लैग इज़ ए कॉमन आइडेंटिटी जो हम सबको जोड़ती है। तो फिर अब इसमें भाषा को हम ऐड करेंगे तो वी आर, ऐसा तो नहीं है ना, मीन्स कि हम जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचा देंगे? कि क्या ये ऐसा है कि मीन्स क्यों ना बीजेपी इंग्लिश को एडॉप्ट कर ले, कि इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाइए आप अच्छी तरीके से, आपके जो भी टीम है आपकी साउथ इंडिया में एक्टिव है तो इंग्लिश में बातें करें आप, ताकि आप साउथ इंडिया में अगर लेट्स से अपने अपने वोट बैंक को एक्सपांड करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, इसमें कोई गलत बात ऐसा नहीं है कि वोट बैंक को एक्सपांड करना इज़ अ बैड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कोई भी पार्टी जो है वो उसका एस्पिरेशन यही होगा कि वो सारे राज्यों में जीते। तो अगर वो करना चाहते हैं तो एडॉप्ट इंग्लिश, या फिर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, मलयालम हैं या फिर तेलुगु हैं या फिर तमिल हैं, जो भी अलग अलग लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है, तो वो सारी लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कीजिए, उन लोकल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कीजिए। और टॉप लीडर जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे देश के टॉप लीडर, वो क्या करते हैं, वो जब दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेट्स से वो अगर पंजाब जाते हैं तो वहाँ के पंजाब के लोगों के जो कपड़े हैं, लेट्स से सरदार जी की जो पगड़ी है तो पगड़ी पहनते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ के ट्राइबल लोगों का जो पोशाक है तो वो पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेशनल लीडर आएगा तो वहाँ के लोग जो हैं वो मोदी साहब जैसे कपड़े पहनेंगे, नहीं, मोदी साहब तो सबके हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे देश के, चाहे नेहरू जी हों चाहे मोदी साहब हों, तो पूरे देश के हैं। तो वो जब वहाँ पर जाएंगे तो उनको ये करना है एज ए लीडर, उनको लोगों का दिल जीतना होता है, राइट? तो दिस इज़ द थिंग आई वुड से कि पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको जो भी लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जाती है उसको एक्सेप्ट और अडॉप्ट करना चाहिए, रादर दैन कोई एक लैंग्वेज को पूरे देश में इम्पोज करने से तो यही अच्छा होगा। और गन, कंपास और प्रिंटिंग, ये तीन चीज़ों ने दुनिया को बदली। गन से लोगों को फिजिकली कंट्रोल किया गया, जो मैग्नेटिक कंपास है उससे आप दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच सके, और फिर वहाँ पर पहुँचे और गन के माध्यम से आपने उनको फिजिकली कंट्रोल में किया, और साइकोलॉजिकली उनको कंट्रोल करने के लिए किताबें और कल्चर और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो क्या कोई एक लैंग्वेज जो है उसको पूरे देश पर इम्प्लीमेंट करना जो है वो क्या सही? आप खुद सोचिए इसके बारे में। अब बात करते हैं एससीओ की मीटिंग के बारे में। मीन्स प्रिसाइसली हम बात कर एससीओ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम मोदी साहब की मीटिंग जो है वो शी जिनपिंग साहब के साथ होगी, और इससे चाइना के लोग जो हैं वो कैसे इंप्रेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये बाय द वे जनरल स्टडीज़ 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो 22nd काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग जो है ये समरकंद उज़्बेकिस्तान में होने वाली हैं, और पूरे चांसेस हैं कि मोदी साहब की मुलाकात जो है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ हो सकती हैं। अब दोस्तों, कल ही हमने बात की थी कि कितने समय तक, लगभग 2.5 साल से ये दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं की है बिकॉज ऑफ दिस LAC इश्यू। ये चीज़ मैंने पूरी आपको अच्छी तरीके से समझा दी थी, आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें याद होगी। तो यहाँ पर क्या है कि चाइना में भारत को लेकर वहाँ के लोगों का, चाइनीज़ पब्लिक ओपिनियन भारत को लेकर जो है वो चेंज हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस को लेकर भारत ने जो स्टैंड लिया, भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया,
भारत ने रशिया के साथ बातचीत की, जो ज़ेलेंस्की हैं, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनके साथ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत की। यूएसए ने कहा कि आप आ जाइए हमारे साथ, तो भारत ने कहा नहीं, हम किसी भी झगड़े में ऐसे ही घुसना नहीं चाहते हैं, राइट। और वहाँ के लोग अब ये मान रहे हैं कि बीजिंग ने जो पूरा, हमें पता है कि रशिया को बैकअप किया, रशिया का साथ दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को जिस प्रकार से भारत ने स्मार्टली हैंडल किया है, ऐसा कुछ चाइना को करना चाहिए था। वहाँ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं, और इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ही एजर्शन दिया, इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया, और ये भी साबित किया कि देखिए, भले ही चाइना के साथ हमारे इश्यूज चल रहे हों, लेकिन मैंने कई बार ये चीज़ बताई है ना आपको याद होगा कि क्वाड में दूसरे देश जो हैं वो चाइना का नाम लेते हैं, लेकिन भारत चाइना का नाम नहीं लेता है। स्टेटमेंट ज़रूर देता है, लेकिन नाम लेकर नहीं, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो उस समय पर कई लोग ये कहते हैं कि भारत डर गया है, डर कर बात कर, ऐसा नहीं है। हम भले ही क्वाड के मेंबर बने, हम अगर जो इंडिया, इज़राइल, यूएसए, I2U2 के मेंबर बने, तो ये सारी चीज़ें अगर हम इन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पर यूएसए जो हैं वो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइना के अगेंस्ट में चले जाएंगे और यूएसए के एक वसाल स्टेट या फिर यूएसए के अम्ब्रेला के तहत बैठ जाएंगे। नो, हम इतने ताकतवर अपने आप को मान रहे हैं, और टू बी ऑनेस्ट हम है भी, राइट, हमारा पोटेंशियल तो है ही कि हम यूएसए के साथ भी डील कर सकते हैं, हम चाइना के साथ भी रिलेशनशिप डील कर सकते हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उनको, रशिया के साथ भी डील कर सकते हैं, ईरान के साथ भी डील कर सकते हैं, यूएई, इज़राइल, जो भी अलग अलग ग्लोबल प्लेयर्स हैं, चाहे वो सबसे पावरफुल देशों का लिस्ट बनाया जाए या फिर मिड पावर की बात करें, तो सभी के साथ हम रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने जिस प्रकार से अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स में बहुत सारी उनकी शॉर्ट्स और रील्स आपने देखी होगी, तो चाइना में तो वो बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। मीन्स वहाँ के लोग जो हैं उनको लेकर काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमन पब्लिक, लेकिन जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन और इन सारी चीज़ों के साथ वाकिफ़ है, तो वहाँ पर बातचीत हो रही कि नहीं, ये काफ़ी अच्छे, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अच्छी तरीके से अपनी जॉब जो है उसको कर रहे हैं। और अब मैंने कल भी ये बताया था कि भारत और चाइना जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े दो पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हम नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, दो एशिया के बड़े देश हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों को देखें तो एक दूसरे के साथ झगड़ा जो है वो दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन लेट्स होप कि जिस प्रकार से जो PP15 पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर अब डी एस्केलेशन हो चुका है, तो लेट्स होप के मीटिंग दोनों देशों के बीच में होगी, दोनों लीडर्स के बीच में होगी, और बातचीत के माध्यम से जो भी देमचौक और दूसरे एरियाज़ में अभी बाकी हैं तो वो भी सेटल हो जाएगा, और रिलेशनशिप जो है उसको नॉर्मलाइज जो है वो अगर हो जाए तो ये हमारे लिए तो अच्छा ही है। इन प्राइम मिनिस्टर्स व्यू, Russia and China are civilizational states, and a complete weakening of either of them may complicate India's ability to resist external threats. रशिया भी एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, चाइना भी है, और ऑफ कोर्स हमारा भारत भी एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, और बहुत सारी चीज़ें भारत और चाइना को जोड़ती हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है, तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है बुद्धिज़्म को लेकर, तो भारत जो है वो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर रिलेशनशिप को आगे ले जा सकता है। सेम थिंग गोज़ विथ रशिया, एक रशियन ऑर्थोडॉक्स प्रेफरेंस है पुतिन साहब का, लेकिन उनके साथ भी भारत जो है वो बिजनेस और डील कर सकता है। तो दिस आर द रीजंस कि हमारे देश की प्रशंसा जो है वो चाइना में हो रही है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इज़न्ट इट? अनलॉकिंग वास्ट पोटेंशियल, GS3 इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। इट्स अबाउट मिल्क प्रोडक्शन, जो मैंने आपको कहा था ना कि कैसे किसानों की इनकम को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन एक ऐसा सेक्टर है जिससे किसानों की इनकम जो है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF वर्ल्ड डेयरी समिट जो है वो 12 सितंबर 2022 को हुई। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया, और लेट मी टेल यू 48 ईयर्स के बाद ये समिट हुई है। कितने? 48 ईयर्स के बाद, लगभग 50 साल के बाद आप समझ लीजिए ये मीटिंग हुई है। और इस समिट में
50 देशों से भी ज़्यादा के जो साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स जो हैं वो आए, 500 से ज़्यादा किसान और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्होंने इस समिट को अटेंड किया। अब भारत के कुछ फैक्ट्स आप याद रख लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको रिवाइज कर लीजिएगा। मिल्क प्रोडक्शन भारत कितना करता है? 210 मिलियन टन्स, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन होता है। दुनिया का जितना मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 23% मिल्क प्रोडक्शन भारत करता है। और सबसे ज़्यादा बोवाइन और कैटल पॉपुलेशन जो है देश में किसी देश में है तो दैट इज़ इन इंडिया, हाईएस्ट है। हमारे देश में 75 लाख किसान जो हैं, जो ज़्यादातर छोटे और मार्जिनल और स्मॉल किसान जो हैं वो इस दूध प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्लोबली कुछ 155 मिलियन हाउस होल्ड जो हैं वो मिल्क प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश में 75 लाख फार्मर्स जो हैं वो दूध प्रोडक्शन का काम करते हैं, राइट, एनिमल हस्बेंड्री के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया के बाद यूएसए का रैंक आता है दूध के प्रोडक्शन में, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे देश में जो मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जब हम किसानों की बात करते हैं तो 70% किसान जो हैं वो महिला किसान हैं, 70%, विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनके हस्बैंड लेट्स से खेती बाड़ी देख रहे हैं तो महिला जो हैं वो गाय हैं, भैंस हैं, तो उनकी देखभाल कर रही हैं। और उनका जो दूध है, गाय भैंस और कई जगहों पर बकरियों का दूध, तो इसका प्रोडक्शन जो होता है तो उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है, इसलिए एक परिवार के लिए। और लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्स है, जो लैंडलेस फार्मर हैं हमारे देश में, कुछ 16 करोड़ ऐसे लैंडलेस फार्मर्स हैं जिनके लिए लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्स जो है वो दूध है। और छोटे किसानों की बात करें, जो 70% जितने हमारे देश के किसान हैं जो वो छोटे किसान हैं, तो उनके लिए भी ये लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्स हैं। वर्ल्ड डेयरी समिट जो हैं, तो इस समिट में गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने ये डिस्कस किया कि कैसे गवर्नमेंट ने ये डिस्कस किया कि कैसे गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो स्ट्रगल कर रही है किसान की इनकम को डबल करने के लिए। और 3 फार्म लॉज आए थे, वो भी फिर रिपील हो गए हैं। तो कोशिश जो है वो सरकार कर रही है, लेकिन क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इश्यूज़ है वो भी हम देखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हमारे देश का जो है, अगर इसकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जाए तो हमारी जीडीपी में 45% जितना एग्रीकल्चर जीडीपी जो है, राइट, उसमें एग्रीकल्चरल जीडीपी, राइट, नॉट टोटल जीडीपी, पे अटेंशन हियर, एग्रीकल्चरल जीडीपी में एनिमल हस्बेंड्री का कंट्रीब्यूशन 25% है, ये 45% हो सकता है अगर अच्छी तरीके से इसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए तो। और हमारे देश में सुपीरियर गायों की ब्रीड है, एक गिरी गाय है, राइट, जिसको जनरली गिर गाय कहते हैं, ये गुजरात का जो गिर रीजन है वहाँ की गाय है गिर गाय। रेड सिंधी, साहिवाल, राठी, खिलारी, थरपारकर, कनकेरी, हरियाणवी, बद्री, और इसके अलावा 35 इंडिजीनियस मिल्क काउज और बफेलोज़ की वैरायटी हैं। तो ये जो नाम है ना, इन नामों को याद रख लीजिएगा। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेड सिंधी, साहिवाल और राठी जो हैं वो किस एनिमल के साथ जुड़े हुए हैं। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, काव, गोट, बफेलो, शीप एक्सेट्रा। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस आर द काउज, राइट। और ये हमारी इंडिजीनियस जो काउ ब्रीड हैं तो ये A2 मिल्क प्रोवाइड करते हैं। अब A1 मिल्क जो जर्सी गाय हैं, ये सारी गाय जो हैं वो A1 उनके दूध में पाया जाता है, राइट। और हमारी गाय के दूध में A2 होता है। अब A1 जो हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ होते हैं, लेकिन A2 से ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो हेल्थी हैं दूध। इसी के साथ हमारी ही गाय को ब्राज़ील के लोग जो हैं वो लेकर गए, गुजरात से गिर गाय और दूसरी ऐसी गाय को लेकर गए थे, रेड सिंधी गाय को लेकर गए, और फिर वहाँ पर उन्होंने इसकी ब्रीड को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की। और 2014 में ब्राज़ील ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। रेड सिंधी गाय जो हैं तो 79 लीटर दूध दिया एक गाय ने, 79 लीटर्स, कैन यू इमेजिन। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे देश में इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर हम कहें मिल्क एनिमल्स की तो हमारे देश में है, तो अगर इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो कितना दूध जो है वो हमारे देश में पैदा होगा। दूध की कीमत जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन इतना बढ़ जाएगा। तो अब यूएसए, यूरुग्वे, न्यूजीलैंड, ये सारे देश जो हैं वो A2 मिल्क प्रोडक्शन करना चाहते हैं
और इसके लिए भारत की ये सारी ब्रीड्स जो हैं उनका इस्तेमाल करने के बारे में वो सोच रहे हैं। कई देशों ने स्टार्ट भी कर दिया है। अब हमारे देश में डेयरी फार्मर्स जो हैं उनके प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। एक तो मिल्क मार्केटिंग फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, राइट। मिल्क की प्राइस जो है वो अप डाउन होती रहती है, खास करके प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको उतनी प्राइस प्रॉफिट नहीं मिलता है। मिल्क कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, पुलिंग पॉइंट्स, प्रोसेसिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है हमारे पास। वेटेरिनरी और एक्सटेंशन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, और कोल्ड चेन फैसिलिटी ना होने की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। 4 स्कीम्स भी चल रही हैं, एनिमल इंश्योरेंस स्कीम, फॉडर डेवलपमेंट स्कीम, डेयरी एंटरप्राइज डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल डेयरी स्कीम चल रही है। व्हाट वी नीड नाउ कि हमने अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बना ली, अब हमें अलग से एक इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज़ की ज़रूरत है, राइट। वी नीड दिस न्यू काउंसिल, हमें इस नए काउंसिल की ज़रूरत है। अभी नहीं है हमारे पास, अलग मंत्रालय है लेकिन ये काउंसिल नहीं है, इसकी ज़रूरत है। और जो वेटेरिनेरियन हैं तो उन्होंने भी इंडिजीनियस ब्रीड पर इतना कोई ख़ास जोर नहीं दिया है। गवर्नमेंट ने कामधेनु आयोग को स्टार्ट किया, मीन्स क्रिएट किया, लेकिन ये नॉन स्टार्टर रहा, आगे नहीं बढ़ पाया है, राइट। तो व्हाट वी नीड नाउ कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो हैं वो ग्रामीण लेवल पर आइडेंटिफाई करें उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया जा सकता है, और डेयरी के साथ साथ फिशरीज़, पोल्ट्री, मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग, ये सारी चीज़ों को अगर पुश किया जाए तो किसानों की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। फार्मिंग जो है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, ना कि सिर्फ एक जीवन जो है उसको काटने के लिए, जो कहते हैं ना सब्सिस्टेंस लाइवलीहुड, कि बस आपका गुजरान चल रहा है, ऐसा नहीं है। इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो बनाया जा सकता है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। डू एंजॉय योर वीकेंड। आपके लिए एक प्रश्न है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद अच्छी तरीके से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा, राइट। बेसिकली जो मनसबाल लेक है सेंट्रल कश्मीर में, तो नेशनल कैडेट कोर के लिए इनकी ट्रेनिंग ड्रिल्स जो हैं इसके लिए उसको कितने सालों के बाद ओपन किया गया है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्यूरियसली एजुकेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।